नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अतुल पाल। आज डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक का राष्ट्रीय योगदान के अंतर्गत उनका राजनीतिक जीवन। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा उनका प्रारंभिक जीवन, पढ़ा उनकी शिक्षा के बारे में जाना, उनके शुरुआती विभिन्न पक्ष का अध्ययन किया और इनका जो प्रसिद्ध नारा था पहले बता चुके हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेके रहूंगा। आइए इनके राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने एजुकेशन सोसाइटी, कहीं कहीं मिलता है डेकन या डेकन एजुकेशन सोसाइटी या एजुकेशन सोसाइटी, 1884 में जो एक शिक्षण संस्था के रूप में स्थापित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत में शिक्षा का प्रसार करना। इनका मानना था तिलक जी का कि भारत में यदि लोगों को जन जागरण करना है, आगे बढ़ाना है, उनमें आत्मविश्वास लाना है, तो क्या किया जाए? शिक्षा का प्रचार किया जाए। क्योंकि शिक्षा का प्रचार एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को अपने बारे में जानने में, अपने विचारों को जानने में सहयोग मिलता है और उनको अपने आत्मा को, अपने अधिकार को जानने में अति आवश्यक है। क्योंकि शिक्षा ही वह है जो अंधकार को दूर करके प्रकाश लाता है। इसके बाद उन्होंने पहले चर्चा कर भी चुके, जो केसरी लिखते थे और एक और समाचार पत्र लिखते थे मराठा नाम से, जिसमें केसरी में वो अंग्रेजी विरोधी बातों को लिखते थे, अर्थात सही बात लिखते थे, अंग्रेजी साम्राज्य के शोषण को लिखते थे, भारतीयों के हित की बात करते थे। तो इसलिए उनके उत्तेजक भाषण के कारण इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। केसरी में जो अंग्रेजी विरोधी ये लेख लिखते थे, भारतीय हित की बात करते थे, स्वराज की बात करते थे, इसलिए इनको कई बार इस उत्तेजक लेख के कारण जेल भी जाना पड़ा। फिर इनका 1890 में कांग्रेस में संबद्ध होता है, ये कांग्रेस में प्रवेश करते हैं एवं उसमें अपना अच्छा एक प्रभाव बनाने का प्रयास करते हैं। और कांग्रेस आप जान ही रहे हैं, शुरुआत से उदारवादी दल का एक समूह रही है और आने वाले समय में परिवर्तन आएगा तो नरम दल और गरम दल में भी इसका हमको उदाहरण देखने को मिलेगा। और कांग्रेस में उस समय गांधी जी का हम कह सकते हैं कि प्रभाव था। अब उदारवादी जब ये शामिल हो गए 1890 में कांग्रेस में, जो उदारवादी थे इनके खिलाफ ये अपने उद्बोधन में या समय कहीं भी मिलता तो ये बोलते थे, क्या बोलते थे कि जो उदारवादी हैं उनकी जो नीति है, याचना की नीति कह सकते हैं, भिक्षा की नीति कह सकते हैं, स्वराज मांगने के संबंध में, कि स्वराज वो अंग्रेज से याचना के द्वारा मांगते हैं, सत्याग्रह से मांगते थे। उनके इस नीति से गोखले जी असहमत थे। विचारों का अंतर है लेकिन उद्देश्य एक था, भारत को आजाद करवाना, भारत से अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करना। उद्देश्य अलग हो सकता है, विचार अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकता है, ये अलग बात है, लेकिन उद्देश्य एक पवित्र था, भारत को आजाद करवाना। तो ये बराबर इस संबंध में बोलते थे। तो यही कारण था कि उदारवादियों में और इनमें तिलक जी में जो उग्र विचारधारा के थे उनमें धीरे धीरे मतभेद बढ़ने लगा, आपस में विचारों में आपसी तालमेल ना होने कारण। क्योंकि जो उदारवादी थे हमेशा सत्याग्रह के रूप में शांतिपूर्वक नियम कानून के अंतर्गत अपनी बातों को रखने में विश्वास रखते थे, जबकि तिलक द्वारा कहा जाता था कि अधिकार, स्वराज मेरा अधिकार है, मैं इसको लेके रहूंगा। इसीलिए इनका नारा बार बार हम कह रहे हैं, इनके नारे में भी वो भाव झलकता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेके रहूंगा, याचना नहीं करूंगा, उनसे अधिकार, उनसे मतलब अंग्रेजी साम्राज्य से अपने अधिकार को छीनूंगा, ये मेरा अधिकार है। और यही कारण था कि उदारवादी इससे सहमत नहीं थे और इनका विचार अलग था। और ये अपने ग्रुप में, अपने समूह में इसके पहले चर्चा कर चुके लाल बाल पाल, जिसमें 3 विशेष रूप से नाम आता। लाल बाल पाल, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल, जिसमें तीनों में से ये सबसे ज्यादा उग्र विचारधारक थे। बाकी भी थे लेकिन उन तीनों में सबसे विचारधारा में उग्र ये थे। फिर उसके बाद 1888-89 में इन्होंने शराबबंदी और भ्रष्टाचार आदि संबंध में फिर अपने समाचार पत्र में लेख लिखा। यानी इनका बराबर लेख चलता रहता था कि वो जन जागरण करते थे एवं समाज का जो सही आईना है, जैसे कहा जाता समाचार पत्र, टेलीविजन या जो भी ऐसे माध्यम है, उस समाज के आईना होते, जो समाज में हो रहा है सही गलत सारा
जैसे आईना है सामने रखिए तो जो भी सही गलत होता है सब दिखा देता है, ठीक उसी प्रकार समाचार पत्र भी इनका आईना के रूप में था। वो अंग्रेजी के शोषण नीतियों के बारे में समय समय पर बताता रहता था, जन जागरण करता था। यही कारण था कि अंग्रेज लोग इनको अपना दुश्मन मानते थे, कहते थे कि अशांति के पिता है, यानी जहां जाते हैं वातावरण गर्म कर देते। शुरू में बताए थे कि अंग्रेजी साम्राज्य द्वारा या अंग्रेजों द्वारा तिलक के बारे में कहा जाता था कि अशांति के पिता है, ये कहीं भी जाते हैं वातावरण को गर्म कर देते हैं। और उसके बाद 1889 में बम्बई कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में ये शामिल हो गए और अपना काम करने लगे। विचारों में भिन्नता थी, समय समय पर उदारवादियों के बारे में विचार में भिन्नता, तो इसलिए आपस में थोड़ा कम ही पड़ता था। फिर 1891 में सरकार द्वारा सरकारी बिल लाया गया कि विवाह संबंधी बिल लाया गया, जिनका इन्होंने विरोध किया। ये बात अलग था, ये भी पक्ष में थे कि उस समय भारत में कम आयु में विवाह करना ठीक नहीं है, इसके ये विरोध में थे। क्योंकि उसमें समाज में अराजकता फैल जाती है, बच्चे छोटे रहते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, और जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो अपनी सारी जिम्मेदारियों बातों को समझेंगे। और ये महत्व देते थे शिक्षा का, स्वराज्य का, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होगा, जब व्यक्ति के अंदर अज्ञान जब दूर होगा, अंधकार तब दूर होगा, अज्ञान तब दूर होगा जब प्रकाश आएगा। जब प्रकाश आएगा ज्ञान का तो स्वतः व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा, जानेगा, समझेगा, अपने अधिकार को समझेगा और स्वराज के बारे में अच्छे से उसको समझ पाएगा। फिर आगे देखते हैं। फिर इन्होंने 1907 में सूरत में कांग्रेस अधिवेशन होता है और विचारों में इतना भिन्नता हो जाता है, उग्रवाद और उदारवाद, क्योंकि दोनों का रास्ता अलग था, उद्देश्य चाहे एक हो, लेकिन रास्ता जब अलग था, धीरे धीरे भिन्नता बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ जाती है, आपस में मतभेद हो जाता है, पार्टी में एकता का अभाव दिखने लगता है। तो 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसके फलस्वरूप उग्र विचारधारा और उदार विचारधारा के कारण कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। एक भाग उदारवादियों के पक्ष में था, दूसरा उग्रवादी। तो इसमें जिस कारण 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। एक प्रश्न बनता है कि कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ। किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन में हुआ। क्यों? क्योंकि नरम दल गरम दल में अत्यधिक बात बढ़ने के कारण दोनों में भिन्नता आती है, तो पार्टी का बंटवारा हो जाता है विचारों के आधार पर। फिर उसका देखते हैं। इसके बाद 1908 में इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलता है, क्योंकि समय समय पर ये उग्र विचारधारा के रहते हैं, अंग्रेजों के प्रति सदा हम कह सकते जहरी उगलते हैं, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि ये इनका अशांति के पिता है। अब उसके बाद 1908 में इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा करके, आरोप लगा के 6 वर्ष के लिए इनको मांडेले जेल भेज दिया जाता है। 1908 में राजद्रोह का मुकदमा लगाकर 6 वर्ष के लिए इनको मांडेले जेल, वर्मा, इसके पहले मांडेले जेल की चर्चा किए थे सुभाष चंद्र बोस का जब हम अध्ययन कर रहे थे, और ये भी बताए थे उसमें अन्य जो महान व्यक्तित्व बंद हुए उनमें इनका भी नाम था। तो वो उस मांडेले जेल में इनको बंद कर दिया जाता, और इनके साथ खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी भी बंद किए जाते। क्यों? क्योंकि ये दोनों, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो रहते हैं, इनके विभिन्न कामों में या विभिन्न कामों में इनका प्रोत्साहन करते हैं एवं इनके बातों में अपने को लगाए रहते हैं। इस कारण उनके साथी होने के कारण उनको भी इसमें बंद कर दिया जाता है। खैर कोई बात है, 6 साल होता है। 1916 में ये पुनः रिहा होते हैं और फिर भारत आते हैं। तो तिलक भारत आकर के एक संगठन का निर्माण करते हैं एनी बेसेंट के सहयोग से। एनी बेसेंट एक आयरलैंड की महिला रहती हैं जो भारत में समाज सुधार के उद्देश्य से आती हैं। इनके सहयोग से होम रूल लीग संगठन की स्थापना करते हैं। ये ऐसा संगठन नहीं है जैसे सत्याग्रह वाला है, आंदोलन वाला है। होम रूल लीग, अर्थ होता है होम मतलब घर, रूल मतलब घर का शासन, स्वशासन, अपना शासन। होम रूल लीग की स्थापना की जाती है और इसमें जो काम होता है वो इस प्रकार होता है कि इसमें जो लोग रहते हैं, समूह के लोग 4-4, 5-5 की टोली बना करके भारत के विभिन्न लोगों से मिलते हैं एवं होम रूल लीग यानी स्वराज के बारे में बताते हैं, उसके महत्व के बताते हैं और उनमें जन जागरण करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय नेता, वकील वर्ग
और अन्य बुद्धिजीवी वर्ग एवं आम जनता से मिल करके वो अपनी बातों को बताते हैं कि होम रूल लीग का मतलब है स्वराज। स्वराज हमको मांगने से नहीं मिलेगा, हमको स्वराज मांगने से नहीं मिलेगा, अंग्रेजों से छीनना पड़ेगा। तो इस कारण इनका जो विचार अलग होता है, लेकिन इनका जो उद्देश्य पवित्र होता है, देश को आजाद करवाना। फिर उसके बाद होम रूल लीग के बाद इनका जो होता है, इसके बाद इन्होंने स्वराज पर विशेष ध्यान दिया और हमेशा यही कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इनको लेके रहूंगा। और ये हम कह सकते हैं कांग्रेस का अध्यक्ष कई बार इनको बनने का मौका आया, अवसर आया, पर इनके उग्र विचारधारा के कारण बहुत से उग्रवाद बहुत सारे लोग या कह सकते हैं उदारवादी विचारधारा के लोग इनको कांग्रेस बनने के लिए अपना प्रस्ताव इनके विरोध में दिए, जिस कारण ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। लेकिन बहुत बार नाम आया, प्रयास किया गया। अलग बात है कांग्रेस के अध्यक्ष बने या नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन देश के लिए ये एक राष्ट्रीय नेता, एक हीरो के रूप में जाने जाते हैं, एक क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं, एक उग्र क्रांति के रूप में जाने जाते हैं। फिर वो 1919 में आते हैं, कांग्रेस में अपना योगदान देने के लिए जाते हैं, सहयोग तो होता ही रहता है। लेकिन 1920 का दिन आता है, 1 अगस्त 1920 का इनके निधन का दुखद समाचार मिलता है। उसी दिन गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते 1 अगस्त 1920 को। संयोग से अगले दिन कार्यक्रम प्रारंभ होना रहता है आंदोलन का, लेकिन एक दुखद समाचार मिलता है कि भारतवासियों ने एक अनमोल रतन बाल गंगाधर तिलक को खो दिया है। लेकिन जाते जाते भी देश को बहुत कुछ दे गए और अपना योगदान करके चले गए। और उनके जाने के बाद एक तिलक फंड का आयोजन किया गया कि उस फंड में जो पैसा आएगा वो राष्ट्रीय आंदोलन या कार्यक्रम या ऐसे कामों में लगाया जाएगा। उस समय इनके नाम पर 1 करोड़ रुपए आया था। हम सोच सकते हैं कि इनका कितना उस समय ये कितने लोकप्रिय थे। इस प्रकार हमारे बीच में हम लोगों ने आज बाल गंगाधर तिलक के योगदान की चर्चा की। आइए थोड़ा सा जाने कि हम लोग क्या इनके बारे में सीखे, रिवीजन करते हैं। इनका जो प्रसिद्ध नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम बता चुके हैं। फिर इन्होंने जो ये गरम दल के थे, यानी उग्र विचारधारा के थे। अंग्रेज इनको अशांति का पिता कहते थे। और इन्होंने जो अपना समाचार पत्र लिखा केसरी, मराठा भाषा में, केसरी इनका समाचार पत्र है जो मराठा भाषा में है, और एक मराठा समाचार पत्र लिखा जो अंग्रेजी भाषा में है। उनके माध्यम से लोगों में जन जागरण किया एवं लोगों को प्रेरित किया आजादी के लिए। और इन्होंने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव महाराष्ट्र में पर्व आयोजन किया, जो मुख्य उद्देश्य था एकता के भाव से आज भी वहाँ बड़े अवसर पर मनाया जाता है। और ये बता दें कि इनके साथ जो एनी बेसेंट थी वो 1917 में कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर बनी। 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर बनी। और ये भारत की नहीं, कांग्रेस की प्रथम महिला के रूप में जाना जाता है 1917 एनी बेसेंट। और जो भारतीय महिला थी वो सरोजिनी नायडू जी थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी, जो 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसमें अध्यक्ष चुनी जाती है। 2 प्रश्न बनता है, कांग्रेस की प्रथम महिला का क्या नाम था? एनी बेसेंट। फिर आएगा कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला का क्या नाम था? 1925 में श्रीमती सरोजिनी नायडू, और ये 1917 में एनी बेसेंट। और इस प्रकार जब इनका निधन हो जाता है तो इनके मरणों उपरांत गांधी जाते हैं और कहते हैं कि इनके बारे में वो एक आधुनिक भारत के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और नेहरू जी कहते हैं कि वो तिलक एक भारतीय क्रांति के जनक थे, भारतीय क्रांति के स्रोत थे, इत्यादि थे। इस प्रकार ये जेल में रहते भी कुछ पुस्तकों का लेख करते हैं, जिसमें गीता रहस्य, हिंदुत्व, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल निर्धारण आदि। और इस प्रकार हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं, उनके उग्र विचारों को जानते हैं। लेकिन उद्देश्य एक होता है भारत को आजाद करवाना। इसके अगले क्लास में हम लोग एक और उग्रवादी विचारधारा या गरम दल के नेता लाला लाजपत राय के बारे में अध्ययन करेंगे।